नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका इस त्रिकाल में। हमारे साथ हैं विनय ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन वो हम सबको अलविदा कहकर गए और आज के दिन एक बड़ी रैली बहुजन समाजवादी पार्टी के मुखिया मायावती ने काशीराम जी को ट्रिब्यूट करते हुए बुलाया था। तो आज का जो टॉक ऑफ कंट्री है वो उनकी रैली है, वहाँ उमड़ी भीड़ है और वहाँ हुई बातचीत है। उस पर हम लोग रात में 9 बजे बात करेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं 3 दशक लगभग 90 से लेकर के 2025 तक। शुक्र है कि बिहार ने कोई बड़ा दंगा नहीं झेला है। किसको क्रेडिट देंगे? लालू प्रसाद जी को, क्योंकि लालू प्रसाद जी के आने के तुरंत पहले 1989 में एक बड़ा दंगा भागलपुर इलाके में जो 2 महीने तक चला था, बिहार राज्य ने झेला। कई 100 लोग मारे गए। अलग अलग आंकड़े हैं, सरकारी सूत्रों से और गैर सरकारी सूत्रों से। 2 महीने तक चलने वाला दंगा आमतौर पर जो शहरों में चलते हैं, आमतौर पे हिंदू मुस्लिम तनाव और हिंदू मुस्लिम दंगों का अपना रहा है, लेकिन वह देश का शायद पहला दंगा था जो गांव-गांव में काफी दिनों तक फैला रहा। तब मुख्यमंत्री थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उसके बाद कुछ दिनों के लिए जगन्नाथ मिश्र आए, जगन्नाथ मिश्र चुनाव हुआ और लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने। तब से 3 दशक तक कम से कम बिहार में बड़े दंगे नहीं हुए, जबकि ऐसे कई पड़ाव आए, जैसे कई मोड़ आए जब देश भर में कई बड़े बड़े दंगे हुए और जिसका असर किसी एक हिस्से में हुआ तो दूसरे हिस्से में भी पहुंचा। बिहार के दंगों का इतिहास लगभग 100 साल आप कह सकते हैं। अंग्रेजों के आने के बाद पटना में 1926 में बड़ा दंगा हुआ। हर दशक में एक एक दंगा आप मान के चलिए, उसके बाद बड़े दंगे दर्ज होने लगे। 1946 का जो दंगा है वो मसौढ़ी के इलाके में, वो काफी बड़ा दंगा, काफी जिसका असर बड़ा रहा और वहां से मुसलमानों का पलायन भी हुआ। वो 1946 का दंगा था। 1946 के दंगों के अपने अपने कारण हैं। सबसे बड़ा कारण मुस्लिम लीग का जो डायरेक्ट एक्शन का प्रसंग है, उसके लोकल प्रसंग भी होते रहे। इन सब पर थोड़ी देर में बात करेंगे। 1946 के बाद का जो दंगा है, 37-39 में भी दंगा रिपोर्टेड है और 48 से 50 के बीच में जब देश भर में तनाव था, उस वक्त भी दंगा रिपोर्टेड है। 1980 का जो दशक है जिसमें हमने भागलपुर दंगे की बात की, वह बेहद भयावह दंगों में दर्ज है। यहां तक कि एक गांव में कहा जाता है कि ये बड़ा, जब भी भागलपुर दंगे की बात आती है तो जो बिंब आता है नृशंसता का, क्रूरता का, वह यह कि एक गांव में मुसलमानों की हत्या के बाद उन्हें जमींदोज कर दिया गया और उसमें फूलगोभी उगाया गया था, जो बाद में जांचकर्ताओं ने इसको पाया। इन सब दंगों के पीछे आर्थिक वजहें बड़ी होती हैं। भागलपुर दंगे के साथ ही वहां का जो कुटीर उद्योग था, जो लघु उद्योग था कपड़े का, वो और हिंदू और मुसलमान दोनों ही के बुनकर समुदायों के द्वारा खास करके उनका बड़ा आधार था। और उसकी कई वजह हैं। कई लोगों ने, एक उपन्यास भी आया है, गौरीनाथ का उपन्यास है, तो कई वजह हैं। कई लोगों ने लिखा है कि जिसमें कैसे बड़ी पूंजी के खेल होने भी शुरू हो गए और उसमें भाड़े पे लोग ला करके दंगा करवाया गया था। बड़ी बड़ी चूक हुई। सबसे बड़ी चूक ये थी कि जो मुख्यमंत्री, जो उस समय वहां का जो एसपी था द्विवेदी, जो बाद में डीजीपी बना बिहार का, उसको हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राजीव गांधी ने हटाने से इनकार कर दिया, जबकि वो कंप्लीटली उनकी भूमिका, और जो वहां उसके पहले से जो जब दंगा ब्रेकआउट हुआ उसके पहले से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उससे जुड़े हुए
अनुसंगी, सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यदि ना भी कहें तो जो अनुसंगी संगठन, जो हिंदुत्व के जो संगठन है, वहां से उनका आना जाना दिखाई पड़ता था द्विवेदी का। फिर आता है लालू जी का काल। लालू जी के काल के बारे में एक बड़ी फेमस कहानी है। जिन लोगों ने वो गोभी वाली बात सामने लाई थी, उसके अगुआ लोगों में से थे सुरेश खैरनार, जो उन्होंने मुझे भी बताई है और कई जगह वो बताते थे। सुरेश खैरनार ने बताया कि लालू जी के आने के बाद उन्हें यहाँ के लोगों ने बताया था, उस समय के आईपीएस और आईएएस लोगों ने बताया था कि लालू जी उस समय 40 साल की उम्र में आए थे, और 40 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं होती है, और बड़े बड़े धुरंधर आईएएस आईपीएस पुराने लोग बैठे थे। उन सब की मीटिंग बुला करके लालू जी ने कहा कि आगे से कोई भी दंगा रिपोर्ट हुआ तो दंगे की जांच बाद में होगी, पहले आप नपेंगे। सबको थोड़ा उनका अंदाज था, तुम ताम के हिसाब से भी कहा होगा, और उसका असर हुआ। कोई भी प्रशासन यदि चाह ले तो दंगा 24 घंटा से ज्यादा नहीं चल सकता है। वजहें आर्थिक होती हैं तो वजहें ये भी सब होती हैं। ये जो पॉलिटिकल खेल है उसको तो कम से कम कंट्रोल किया ही जा सकता है। जिसके बीच में जो आर्थिक वजह होती हैं वो हाथ धोने की, उसमें कई लोग अपने हाथ भी धो लेते हैं। चाहे वो 1946 के दंगे के पीछे की भी कहानी हो, जब विस्थापन होता है तो जमीनें लिखवाने का जो खेल होता है उसमें जो लोग शामिल होते हैं, 90 के बाद दंगों के रुकने के बाद की स्थिति जब बनती है, तब छोटे छोटे तनाव के खेल शुरू होते हैं जब नीतीश कुमार सामने आते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के साथ सरकार में होते हैं। और बीजेपी के समर्थक, क्योंकि बीजेपी एक्शन नहीं लेती ऐसे तनावों पर, और जो हिंदुत्व के फोर्सेज हैं, हम आप जानते हैं, फिर यदि दंगों की फेहरिस्त बताने लगेंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन हर रामनवमी के और अन्य त्योहारों पे मस्जिद के इलाकों में जाकर डीजे बजाना है। इस पैटर्न पे किताब आई, हम उस किताब की बड़ी बार बार चर्चा करते हैं, आप सब भी करते हैं, आप सब भी पढ़िए। कुणाल पुरोहित की किताब है एच पॉप, हिंदुत्व पॉप कल्चर। अब तो गाने बनने लगे हैं, अब तो तमाम तरह की फिल्में बनने लगी हैं, और मस्जिदों के सामने जाकर डीजे गाना, उत्तेजक नारे लगाना, ये सारे पैटर्न बनते चले गए। छोटे छोटे तनाव। लेकिन नीतीश जी के आने के बाद भी कोई बड़ा दंगा रिपोर्ट नहीं हुआ है। क्या ये मिरेकल है? बिल्कुल मिरेकल है, लेकिन मिरेकल से ज्यादा ये प्रशासनिक इरादा है। समाज बिहार का बहुत बदल गया, ये एक अलग बात है। कितना बदला होगा, नहीं बदला होगा, ये और स्टडी का प्रसंग है। 30 साल हुआ, 30 साल बहुत होता है। ये छोटे छोटे धुंधवाते हुए जो मामले हैं वो कुछ और भी रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं, दे सकते हैं, पॉलिटिकल इलेक्टोरल रिजल्ट भी देते हैं। लेकिन प्रशासनिक प्रसंग तो इसमें सीधा और साफ दिखाई पड़ता है। बाकी बातें अलग है कि भागलपुर दंगे के जो मुख्य आरोपी था कामेश्वर प्रसाद, उसको लालू जी के टाइम में सजा नहीं मिली, नीतीश जी ने फिर सजा दिलाई। इसका भी बड़ा प्रतीकात्मक माहौल है, महत्व है। आप बच नहीं सकते, आप 15-20 सालों तक बच गए, लेकिन उसके बाद नहीं बच सकते। लेकिन लालू जी ने जो सबसे बड़ी बात की, लालू जी के सामने कामेश्वर प्रसाद बड़ा मुद्दा नहीं था। लालू जी के सामने सबसे बड़ा मुद्दा था कि राज्य में सुख, चैन, अमन और शांति हो, और आगे कोई बड़ी घटना ना हो, ये इंश्योर कर पाने में वो सफल हुए। पीछे ज्यादा नहीं जाएंगे, 89 की सारी कहानी हमने सुना दी। राजीव गांधी के सबसे बड़े चूक में हम लोग अक्सर साहवानों को याद करते हैं, और बाबरी मस्जिद प्रसंग, और वहां कथित रामलला के मूर्ति के प्रकट होने का, माने रामलला तो कथित नहीं है, लेकिन वो तो हैं, उनका तो बना दिया गया है मसला। लेकिन कथित मूर्ति के प्रकट होने का जो मामला है और उसमें ताला खोलने का जो मामला है, ये सब प्रसंग राजीव गांधी के खाते में डाला जाता है। लेकिन भागलपुर दंगा, और जब पत्रकार, इसके अलावा 84 का दंगा, तो वो भी उस समय भी, हालांकि बिहार का चूंकि संयुक्त बिहार था, उस समय भी बिहार में दंगे हुए सिख विरोधी। और संयुक्त बिहार का खास करके, अब तो वो झारखंड चला गया, इसलिए चूंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन संयुक्त बिहार का हजारीबाग, धनबाद और ये सारे इलाके, ये वाला जो पैटर्न है, जो एचपॉप वाला हमने बताया, हर पर्व और त्योहार के वक्त ये सब होता है, वो पैटर्न काफी बड़े पैमाने पे प्रयोग किया गया है था।
इन सब के बीच ये प्रशासनिक करामात 90s के बाद का दिखाई पड़ता है। 89 का जो वो फेलियर है वो एक बदनुमा दाग है बिहार के तमाम दंगों के इतिहास में। विनय सर, लेकिन ये मिरेकल लालू जी के समय में, उसके बाद नीतीश जी तक कह सकते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी की सत्ता में होने का प्रभाव, अभी अभी हमने एक लेख लिखा है उस पर। विनय सर। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, जो हिंसा है और सांप्रदायिक, और उसको लेकर के जो सांप्रदायिक हिंसा है उसका खास तौर पर जो है कहीं की भी राजनीति में योगदान रहता है, क्योंकि वो एक फ्रेम सेट करता है, माइंडसेट सेट करता है लोगों की रुझान का कि वो किधर जाएंगे, क्योंकि ये जो है एक ढंग से जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी तय करता है। देखिए, आपने बात की अभी कि लालू जी के आने के बाद जो है सांप्रदायिक हिंसा रुकी थोड़ा, इसके बरक्स भी हम देखें कि भारत में पहला नोन जो है सांप्रदायिक दंगा जो है वो कब हुआ है ना। तो आमतौर पे कहा जाता है कि पहला जो सांप्रदायिक दंगा जो है, सर उनके आने के बाद दंगे बढ़ गए देश में। 1992 का दंगा याद करिए, नहीं वो लास्ट के बाद के दंगे याद करिए, 2002 का साइड इफेक्ट देखिए। नहीं वो मैं कह रहा हूँ, वो नहीं कर सकते कि धीरे धीरे कमे, बल्कि बिहार उस मामले में एक मॉडल बना। जी। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि वो देश में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब सांप्रदायिकता का इतिहास देखते हैं तो एक उसमें ये आता है कि अंग्रेजों ने बड़ी साजिशन तौर पर जो है हिंदू और मुसलमान को 1857 के बाद पहली बार खड़ा किया, और भैरव की लाट के ऊपर जो है बनारस में पहली बार जो है सांप्रदायिक रूप में दंगा आया। इसके पहले जो शासक वर्ग थे उनकी तरफ से जो हिंसा होती रही हिंदू मुसलमान की, पर उसमें कम्युनिटीज ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी, उसमें शासन ज्यादा इन्वॉल्व। अब जिस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि शासन के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति से किस तरह से चीजें बदलती है। तो उसमें एक चीज हम लोगों को खास तौर पे जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि अंग्रेजों के समय ही जो कम्युनिटीज थी उनको डिसआर्म किया गया, और आर्म्स एक्ट जो है बिना अधिकृत लाइसेंस के जो है आर्म्स रखना जो है वो आपराधिक कृत्य बना दिया। इसके रहते हुए ये बहुत मुश्किल है कि बहुत नियोजित ढंग से जो है सांप्रदायिक हिंसा, नियोजित ढंग से हिंसा की जाए किसी एक खास समुदाय के प्रति, तब जबकि शासन उसके विरोध में हो, क्योंकि शासन के पास में सबसे ज्यादा हथियार होते हैं, है ना। तो उसकी मंशा और उसका जो है जिसको हम बोलते हैं कि राजनीतिक विन्यास, वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। बाकी आपने पहले जो आजादी के पहले के दंगों की जो बात की, उसमें भी आप ये देखिएगा कि जो दंगे जो है उसमें शासन में कौन बैठा है, उसकी क्या भूमिका है, और बाकी प्रॉक्सिमिटी क्या है, ये सब चीजें। जैसे आपने 46 के दंगे की बात की, बिहार में दंगा जो है प्रतिक्रिया के रूप में हुई, और बंगाल में दंगा इसलिए हुआ क्योंकि वहां जो लोग शासन में बैठे थे वो उसको रोकना नहीं चाहते थे। लेकिन जब तो लालू जी यहाँ दंगा यहाँ भी रुका, लेकिन यहाँ फिर कांग्रेस की सरकार थी, तो दंगा जो भड़का रुका जरूर, लेकिन रोकने के इरादे के तौर पे गांधी जी को भी यहाँ भी आना पड़ गया था। विनय सर, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आम तौर पे जनता जो है जब तक उसको कोई पीछे से एक संगठित ताकत उनको इस व्यवस्था की तरफ नहीं ढकेलती है, तब तक एक झटके के बाद जो है जिसको बोले कि एक फौरी प्रतिक्रिया के बाद जो है उसके बाद दंगा आगे नहीं बढ़ता है और वो रुक जाता है। लेकिन जब काफी दिनों से एक एंगर को पेंटअप किया जाता है तो वो दंगा जो है लंबे समय तक चलता है, और राजनीतिक पार्टियों ने इसका इस्तेमाल किया है देश के भीतर भी देश के बाहर भी, हिंसा का, सांप्रदायिक हिंसा का अपनी व्यवस्था को स्थायी करने। लालू यादव जी ने आकर के ये साफ संदेश दिया शासन को कि जो शासन के जो हथियार हैं वो समाज के हिफाजत के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे।
और फिर उनका जो जो पावर रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो स्थिति जो थी, उसमें उनके लिए अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना और देश में शांति का माहौल देना उनके अपने राजनीतिक स्थायित्व के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उन्होंने जिस समाज के प्रभुशाली वर्ग को चुनौती दी थी, उसको बगैर शासन के बल के उनको नियंत्रण में रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके पास में संसाधन थे, उनके पास में ज्यादातर लाइसेंसी हथियार उनके पास में थे। तो इसलिए जो है वो राजनीतिक स्थायित्व के लिए जो था सांप्रदायिक शांति जो थी वो बहुत जरूरी थी, समाज के लिए भी और लालू जी के आगे की राजनीतिक मिशन के लिए। और लालू जी के बाद से जहां उन्होंने छोड़ा, वहां से नीतीश कुमार को भी इस बात की स्पष्ट संदेश था कि ये सूत्र जो है सामाजिक सौहार्द का और शांति का, ये सूत्र बहुत जरूरी है। उन्होंने उसमें एक और डायमेंशन भले जोड़ा, वो ये कि जो लोग लालू जी के खिलाफ में थे, जो घोर विरोधी थे, उनको भी जो है थोड़ा बहुत नीतीश ने आश्वस्त किया कि ये जो रास्ता उनका जो हिंसक संघर्ष का है उसका कोई नतीजा नहीं होगा, और उनको भी थोड़ी आश्वस्ति मिली। और इसलिए उस वर्ग का एक जो सपोर्ट जो है वो नीतीश जी के साथ रहा, और वही उनको हमको लगता है कि थोड़ा बहुत धकेलता भी रहा बीजेपी की तरफ। एक बात जरूर हुआ कि इसमें सामाजिक तौर पे उसका जो असर हुआ कि कामेश्वर प्रसाद की बड़ी भूमिका देखी गई थी, एक्टिव भूमिका, प्रत्यक्ष भूमिका, कामेश्वर यादव भागलपुर के दंगे में। हालांकि उसके पीछे और जो महादेव सिंह का नाम आता है कि वो उनका जो बिजनेस खड़ा हो रहा था, बिल्कुल बुनकर उद्योग में, वो खास करके वो एक जो कंसोलिडेटेड पूंजी का खेल जो शुरू हुआ कुटीर उद्योग और उसके भीतर का, तो उसमें कामेश्वर यादव भी टूल बने और कई लोगों को तो भाड़े पे ला करके भी घटनाएं घटी। लेकिन कामेश्वर यादव को सजा दिलाने से ज्यादा लालू प्रसाद यादव ने यह सुनिश्चित किया, और जो बाद में एमवाई समीकरण बनने के बाद और मजबूत होता चला गया, कि समाज में और खास करके मुस्लिम समाज में एक मैसेज जाए कि हिंदू समाज का एक बड़ा तबका 14% आज के हिसाब से जिसकी आबादी है, और काफी वोकल, काफी कई मसलों पे अग्रेसिव भी, वह तबका उनके साथ खड़ा है। इसका बड़ा असर हुआ होगा विनय सर। संजीव जी, ज्ञान पांडे जो इतिहासकार है, उन्होंने ये बात लिखी है कि जो नियो कन्वर्ट होते हैं वो थोड़े ज्यादा हिंसक होते हैं अपनी, या ज्यादा कट्टर होते हैं अपनी चीजों को लेकर के, क्योंकि उनको अपनी वैलिडिटी प्रूव करनी होती है। तो जो नया झंडा थमाया भाजपा ने जो ओबीसी वर्ग के लोगों को, तो उनमें जो ये कट्टरता थोड़ी ज्यादा, और वैसे भी ऐतिहासिक रूप से जो लोग सामंती लोग थे, उनके लिए बल प्रयोग का माध्यम जो है ओबीसी जातियां ही करती रही। इसमें से कुछ ओबीसी जातियों के पास अपनी जमींदारी भी थी, तो वो एक फैक्टर जो है वहां पे जो जिसको हम उसको सर कट्टरता से अधिक ऐसे कहा जा सकता है ना कि वो आप जो है एक स्पेस पे ज्यादा अपर कास्ट के लोग एक स्पेस पे मुसलमानों के साथ नहीं जीते। पसमानदा जो लाइन है जिसमें पिछड़ा मुसलमान और हिंदू मुसलमान का जो लाइन है, ये पिछड़ा हिंदू का जो लाइन है, वो लाइन ही बेसिकली समस्याओं का समाधान है, क्योंकि साथ शेयर्ड स्पेस है। शेयर्ड स्पेस में कई बार गुस्सा होता है, तनाव होता है, उसको लोग पॉलिटिसाइज करके उतार देते हैं, जो भागलपुर में हुआ या और अन्य जगहों पर जिसमें बीजेपी ने खेला है, उसको चेक कर दिया प्रशासनिक के अलावा लालू जी ने। एक बहुत बड़ी बात थी। फिर हम एक और प्रसंग पर आएंगे, वो भी एक बड़ा फैक्टर था जी। नहीं, आप जो शेयर्ड स्पेस कहते हैं वो बात सही है। जो जब शेयर्ड स्पेस और शेयर्ड इंटरेस्ट होती है, तो कई बार शिकायतों के बावजूद जो है वो चीजें हिंसा की तरफ नहीं जाती। आप आज भी देखिएगा कि गांव में बहुत सारे जो पुराने लोग हैं, वो भले
मुस्लिम समुदाय के हाथ से पानी ना पिए, लेकिन वो उनका नुकसान नहीं करने की बात करते हैं। बाकी सारी चीजें जो है, साथ में उठना बैठना, खेती बिजनेस, साथ में उठना वही बैठना, मैं कह खेती रहा बिजनेस, मार्केट, नातेदारी रिश्तेदारी भी होती है, नातेदारी रिश्तेदारी भी होती है, शादी विवाह में लोग देवता भागीदारी होते हैं, देवता उनके लिए देवता अलग आसन मजार, होता है। विनय सर, देवता मजार, हाँ, ये उनके सब लिए अलग शेयर्ड। खाना हाँ, वो सारे शेयर्ड स्पेस। 1 मिनट का मुझे। तो ये एक जो प्रसंग है बिहार में, एक तो हमने बताया कि जो प्रशासनिक प्रसंग है, राजीव गांधी से तुलना करके बताया, उसका बड़ा महत्व रहा। और दूसरा कि ये जो एमवाई समीकरण बाद में बिहार में भी बना और उत्तर प्रदेश में भी बना, और इन दो नेताओं ने, मुलायम सिंह यादव ने और लालू प्रसाद ने, एकदम सीधा सीधा दिखता हुआ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, जिसमें गोली से मारे जाने वाले लोगों की जाति नहीं दिखती है। ये सारे स्ट्रिक्ट एक्शन के का रिजल्ट ये था कि एक बाद में, और जो बाद में जो पॉलिटिकल एका बना, तो उसने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वो एक शेयर्ड और कॉमन ये होता है। वहां जब आप साथ में हैं तो नफरत होगा, गुस्सा होगा। 2 दुकान है, एक दुकान चल रहा है, दूसरा दुकान नहीं चल रहा है, तो वैसे नहीं चलेगा, तो ऐसे कि वैसा भी कोई गुस्सा बना रहता है, तो वो दंगों के समय उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल दंगा से जिनकी खेती पानी चलती है वो कर लेते हैं। विनय सर। संजीव जी, एक ये भी बहुत ज्ञात तथ्य है कि अक्सर आप देखिएगा, जो लोग सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं वो ये बात कहते हैं कि देखिए, अब मुस्लिमों में बहुत एकता है, आप लोगों में तो बिल्कुल एकता नहीं है, उनके घर में हथियार भी है। ये एक भय वो दिखाते हैं। ये एक कॉमन प्रवृत्ति है कि जो भी समाज जो जिसकी संख्या कम होती है, उनमें आपस जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो होता है वो स्ट्रांग होता है, और इसीलिए उनमें बॉन्डिंग ज्यादा होती है। जो और ये अक्रॉस दी ग्लोब आप इसको देखेंगे, आप देखिए कि जो बिहारी यहाँ पर जाति के नाम पे आपस में लड़ते हैं, जब वो बाहर जाते हैं, दिल्ली में या देश से बाहर जाते हैं, तो फिर उनकी बाकी चीजें भूल जाती है, उनको सिर्फ वही आइडेंटिटी याद रहती है कि वो बिहारी हैं, और उसी को लेकर के वो लड़ते हैं। ये चीजें स्केल अप स्केल डाउन होती रहती है। राजीव गांधी के साथ जो गलतियां हुई वो ये हुई कि राजीव गांधी जो सत्ता में बैठे थे, उनके साथ बहुत सारे लोग थे, वो उन सत्ता उनको चाहिए थी, पर उनको संजोग से सत्ता मिली नहीं, और इसीलिए वो राजीव गांधी के जो पॉलिटिकली नोविस होने का फायदा उन्होंने उठाया, और बहुत सारे फैसले उनसे ऐसे करवाए जिसको वो बाद में सुधार नहीं पाए। जहां तक मुलायम सिंह यादव और लालू जी की बात थी कि इनको भी शासन हासिल करने के बाद शासन संचालन के लिए उनको एक ऐसे वर्ग की जरूरत थी जिसके पास में शासन का अनुभव था। नहीं, लेकिन ये लोग नेता थे, ये लोग जमीन से आए थे। राजीव गांधी, देखिए, राजीव गांधी की तुलना में इंदिरा गांधी का जमीनी उनकी ट्रेनिंग, जमीनी लोगों से लगाव ज्यादा था, बड़ा। इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई थी, उनका एक्सपोजर था, शासन कैसे किया जाता है, कैसे नियंत्रण किया जाता है। राजीव गांधी की कोई एक्सपोजर नहीं थी, कोई ट्रेनिंग नहीं। जी बिल्कुल। पर मुलायम सिंह की और लालू प्रसाद यादव की ये ताकत थी कि उनकी ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हुई थी, लेकिन उनकी ट्रेनिंग थी कि लोग बात कैसे मानते हैं, उनकी समस्या कैसे सुलझा सकते हैं, कैसे उनकी आवाज पे लोग खड़े होंगे। ये ताकत उनकी थी, और इसी ताकत के बदौलत वो शासन को नियंत्रित कर सकते थे। यही ताकत थी जिसके बजाय कि कोई भी जो बड़ा प्रशासनिक अधिकारी था, अपमानित महसूस होने के बाद भी कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं था। यही ताकत थी जिसके बदौलत मुलायम सिंह ये कह देते हैं कि भाई, जिसको हम आप और जो सो कॉल्ड जो आर्मन लोग हैं कि ये कह सकते हैं कि अरे आपने जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर दिया, अखबार के खिलाफ आपने हल्ला बोल दिया। तो ये जो ताकत थी ना, कि जो वो उन लोगों की बात कर रहे थे जिनके पास बहुत आर्टिकुलेशन नहीं था, लेकिन उनको ये बात पता थी कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। वो तो
हाँ बिल्कुल। एक बात और जो सबसे अच्छी बात थी, देखिए 84 से 89 के बीच का जो मामला है और उसके पहले इवन इवन राजीव गांधी का एक्सपोजर करा दिया गया था आरएसएस के साथ, चुपके चुपके कराया था इंदिरा गांधी ने। हालांकि इंदिरा गांधी जो करती थी उनका हाथ कंट्रोल में रहता था, वो समझती थी कि क्या कर रहे हैं, लेकिन जब आप नौसिखुए होंगे आप नहीं समझ पाएंगे, हाथ जला ले जाएंगे। आग से यदि खेलना चाहते हैं तो आग को बरतने आना चाहिए, जो इंदिरा गांधी को आता था। राजीव गांधी वो कर, लेकिन एक बात और है सर, छोड़िए राजीव गांधी को, 90s के बाद जो सबसे बड़ी बात हुई वो था जिसके कारण लालू जी जितना अपने गवर्निंग से उन्होंने नफरत नहीं हासिल किया, उससे ज्यादा जो मंडल इंपैक्ट था उस वक्त, जो ओबीसी का चर्निंग होता है, उससे सवर्ण क्लास में जो कास्ट में जो बेचैनी पैदा होती है, उसके कारण मुलायम भी मुल्ला हो गए और लालू भी। तो ये दोनों का तो, लेकिन उसका फायदा ये हुआ मंडल इंपैक्ट ने भी दंगों को रोका, क्योंकि संघर्ष समाज का और लड़ाइयां जो है अलग तब्दील हो गई थी। तब हिंदू मुस्लिम की जगह शेयरिंग, सत्ता में शेयरिंग का गोल सामने आ गया था। विनय सर। हाँ, नहीं देखिए, लालू जी को शासन में आने के बाद ही इस बात की समझ आ गई कि किस तरह से जो है, अगर प्रशासन में उनके लोग नहीं होंगे तो उनके लिए बहुत लंबी पारी खेलना मुश्किल होगा। और इसीलिए आप देखिएगा कि उन्होंने आते ही एक चीज जो किया, जिसको लेकर के बहुत हल्ला भी हुआ, लेकिन मंडल से पहले उन्होंने बीपीएससी में जो है मैथिली को बैन किया गया। जो लोग बीपीएससी देते हैं उनको पता है कि मैथिली सब्जेक्ट में पाली और संस्कृत की तरह बहुत नंबर आता है, और जिस तरह से बीपीएससी का पैटर्न था तो उसमें काफी सारे लोग उस समाज से आते थे। इसका बहुत विरोध करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे बहुत फर्क पड़ा। तो मंडल कमीशन आने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास था उसका भी कंपोजिशन बदला, और धीरे धीरे ही सही उनको उस वर्ग से मदद मिलनी प्रारंभ हुई। इसने बहुत फर्क किया। और जैसे आपने कहा कि वो जो एक मुस्लिम एमवाई समीकरण बना, और एक समय के बाद इतनी मैच्योरिटी हुई कि मुलायम सिंह इस बात को कहने के लिए या इस बात से के लिए आत्मविश्वास आया कि वो बुखारी की ब्लैकमेलिंग को नकार सके। उन्होंने कहा कि भाई आपका वोट हमको नहीं चाहिए। भले उनको इधर उधर थोड़ा अपनी पोजीशन बदलनी पड़ी, लेकिन वो उसका सामना कर पाए। वो इसी वजह से था कि उन्होंने जो अपनी राजनीतिक जमीन जो थी बहुत ठोस तरीके से तैयार की थी, और नीचे के स्तर पर वो बदलाव होने शुरू हुए। इन लोगों ने रहनुमाई हासिल की, इन लोगों का व्यक्तिगत औरा जितना था वो तो था ही, उसकी बात हम लोगों ने कर ली, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात थी मंडल का उभार, मंडल से बना हुआ आकांक्षा, तुरंत तुरंत रिजर्वेशन का लागू होना। तो समाज का संघर्ष जो है वह भी हिंदू मुस्लिम की जगह जो सवर्ण जो सत्ता पे काबिज थे वहां से अपना शेयर लेने का संघर्ष हो गया, गोल ही बदल गया। तो नेचुरल है कि सबसे पहले 90 से 2005 तक इसने भी बहुत काम किया प्रशासनिक इच्छा शक्ति के अलावा, लेकिन 2005 के बाद क्या हुआ? जी विनय सर, पहले आप इस पर टिप्पणी करें, फिर मैं 2005 पर बताना चाहता हूं। नहीं, आप संजीव जी, आपने जो एक बात शुरू में कही वो ये बात भी गौर करने की बात है कि जो मुस्लिम समाज भी जो था वो मोनोलिथिक नहीं था। वो पसमानदा का ओरिएंटेशन जो है उसने भी राजनीति को बहुत गहरे तौर पे प्रभावित किया, और उसने जो है कांग्रेस को पीछे धकेल करके ये जो सामाजिक न्याय वाली जो ताकत थी, जिसके लिए जो शेयर्ड स्पेस की जो आपने बात की, उसने बहुत मजबूत किया इनको। और एक और बात में जो आप कह रहे थे कि जो संगठित पूंजी का जो रोल जो दंगों में जो है, वो मैं इसलिए इसको और अंडरलाइन करना चाहूंगा, क्योंकि जमशेदपुर में जो दंगे जो हुए, जमशेदपुर और उसके आसपास रांची हटिया में भी जो दंगा हुआ, वो भी संयुक्त बिहार के दंगे हैं। जी बिल्कुल, संयुक्त बिहार के दंगे हैं वो 60 के दशक वाले, 60 के दशक के उसके बाद 67 के आसपास एक दंगा हुआ था, बाद में 84 में भी सिख विरोधी दंगे जो 84 में सिख विरोधी दंगा हुआ। तो दो चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक तो जो
सिख रिफ्यूजी लाके जो बसाए गए वो, और वहां पे सिजेबल पॉपुलेशन है उनका, और उनकी जो है व्यवसाय में और उसमें उनकी काफी पकड़ है और काफी संगठित थे, ठीक है ना। और दूसरी बात जो है, जो टारगेट जो बनते हैं कि कोई भी कम्युनिटी जो है वो वहाँ की लोकल कम्युनिटी की तुलना में अगर ज्यादा तेजी से आर्थिक प्रगति करती है और ज्यादा संगठित रहती है तो वो एक टारगेट बन जाती है, जो किसी मौके पर जो है अगर कोई हिंसक वारदात होती तो उनको निशाना बनाया जाता है, चाहे वो एक समय में साहूकार मारवाड़ियों के खिलाफ हो, चाहे वो सिखों के प्रति हो, चाहे दिल्ली में कभी जो बिहारियों के प्रति जो एक हिंसक भाव रहता है कि वो उनका स्पेस छीन रहे हैं। तो वो पर जो जमशेदपुर के दंगों में एक बात जो पहले आती थी, खास करके 67 के दंगों में कही जाती है कि उसमें जो बांग्लादेश से जो पलायन होकर के जो हिंदू आए थे उनको वहां जमशेदपुर के रेलवे स्टेशन पे रोक के रखा गया था, और उसने जो है बहुत आग के घी में काम किया था। और उसके बाद जिस तरह से जमशेदपुर की जो अंदर की जो स्ट्रक्चर थी उसमें किस तरह से किन लोगों को खुली छूट दी गई, किस तरह से लोगों ने कंपनी में हथियार बनाए और किस तरह से फिर सुनियोजित ढंग से दंगा हुआ, किस तरह से उनको लाभ पहुंचाया, ये सब बातें कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है लेकिन ये मौजूद है। आपको याद होगा कि जो जमशेदपुर में कभी जो ट्रेड यूनियन की लीडरशिप जो थी मुस्लिम अब्दुल बारी के पास में थी, अब्दुल बारी की हत्या हुई, और बाकी भी जो किस तरह से ट्रेड यूनियन में उनका प्रभाव जाता रहा, ये सब चीजें भी जो है काम करती है। वो मैंने आपको संगठित पूंजी के रोल के रूप में कहा। एक समय में जो है जमशेदपुर में काफी सारे लोग फोर्जिंग में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से लाए गए थे, जो आजादी के बाद भी लाइसेंस लेकर के यहाँ रहते थे। बाद में उन सबका धीरे धीरे यहाँ से उनको विस्थापित करने का काम, इसमें दंगों की भी भूमिका। 2005 के बाद जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि नीतीश जी ने एक तो प्रशासन वाला जो मॉडल था वो लालू जी वाला फॉलो किया दंगे के प्रसंग में, दूसरा एक दिखता हुआ एक्शन भी लिया। भागलपुर दंगे के जो आरोपी बचे हुए थे जिनको सजा नहीं हुई थी उनको ड्यू प्रोसेस से, कोर्ट के प्रोसेस से, जिसमें कामेश्वर यादव भी था, नाम के पीछे यादव भी लगा हुआ था, तो नीतीश जी के राजनीति के लिए सूट भी करता था उस वक्त, तो वो सब काम उन्होंने कराया, तो उसका एक बड़ा मैसेज। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात, एक तरफ वो जिनके साथ थे उन्होंने समाज में उनके साथ जुड़ा हुआ जो हिंदुत्व का इंटरेस्ट है वो, यानी बीजेपी की बात मैं कर रहा हूं, तो उनसे जुड़ा हुआ जो हिंदुत्व का इंटरेस्ट है वो छोटे छोटे तनाव के खेल खेलते रहे। बहुत सारे प्रसंग हैं, उसमें कितना जाएंगे। तो एक तरफ जो पसमानदा पॉलिटिक्स है उसने भी दंगों को चेक किया, दूसरा नीतीश जी की जो प्रशासनिक, क्योंकि उन्हें भी लालू जी का जो ये मुस्लिम स्पेस है उसको छोटा करना था, ढीला करना भी था, वहां भी अपना समर्थन हासिल करना था। तो इन कारणों से भी, दूसरा उनका समाजवादी पृष्ठभूमि था, इन कारणों से भी दंगा 20 साल में उनके दौर में भी उतने बड़े दंगे नहीं हुए। छोटे छोटे तनाव तक हुए, छोटे छोटे तनाव को भाजपा बनाती रही, और वो जो है राजनीतिक जो जिसको असहजता के बावजूद नीतीश जी उनको एक सीमा तक सहन भी करते रहे, क्योंकि वो भाजपा इसके माध्यम से अपना जो राजनीतिक आधार बड़ा करने की जो है वो तलाश करती रही। लेकिन ये बात जो है नीतीश जी को पता थी कि उनकी जो यूएसपी जो है वो जिसको बोलते हैं कि रूल ऑफ लॉ और जो डेवलपमेंट, ये दो चीजें हैं, क्योंकि उनका अपना बहुत जातिगत आधार पे बहुत उनका विस्तृत नहीं था, तो उनके बाकी जातियों को जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और विकास का विस्तार करके जो एक आश्वस्ति देना चाहते थे, इसके लिए उनको बिहार में सांप्रदायिक जो स्थिति को नियंत्रित करना बहुत जरूरी था, और इस पे उन्होंने काम किया। अभी हाल में भी आप देखिएगा कि कई जगहों पर जब दंगा भड़काने की कोशिश की गई तो बावजूद इसके कि भाजपा साथ में है, बहुत कड़े कदम उठाए गए और बयान भी उस तरह से आए कि नीतीश जी
शासन में है, तो अभी ये ऐसी कोई भी हिमाकत हम नहीं करने देंगे। जी, बाकी जो तो ये है नारे और ये सब कुछ जी। बाकी जो आपने वो बात कही कि ये जो नया वर्ग जो जिसको एक मौका मिला है कि रामनवमी के मौके पे और इसके मौके पे पहले जो है शस्त्र पूजा होती थी, लोग शस्त्र संचालन करते थे, लेकिन उसका मकसद अपनी ताकत दिखाना था, किसी को डराना नहीं था। नहीं, इस तरह हंगामा करना मस्जिदों के पास जाकर के और वहां डीजे बजाना, मुस्लिम नारे लगाना, तो ये सब चीजें। लेकिन एक बात और है, यहाँ भी नीतीश जी को श्रेय देना पड़ेगा कि इस बार भी नीतीश जी के होने के कारण कम से कम इतना था कि मस्जिदों की अच्छी पहरेदारी थी। पिछली बार भागलपुर में, छपरा के इलाके में, मुजफ्फरपुर के इलाके में झंडे लगा दिए गए थे। अभी तक मेरे नज़र में, हो सकता है और किसी के नज़र में हो तो बताए, इस बार कम से कम कंट्रोल रहा इलेक्शन के पहले, और कई सारे पर्व निकल गए, कई सारे त्यौहार अभी तक तो निकल गए। तो ये इस बीच में यदि ये हुआ है तो ये निश्चित तौर पे नीतीश कुमार, ये बात देखिए संजीव जी, ये बात आप जो है अल्पसंख्यक समुदाय को भी समझ में आई कि जो राजनीतिक माहौल जो बदला है, इसमें उनको उन ताकतों को मजबूत करना बहुत जरूरी है जो समाज में सांप्रदायिक शांति चाहते हैं। अगर उनकी तरफ उन्होंने बहुत रिस्ट्रेंट बरता है, उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि उनकी तरफ से कोई ऐसा कदम ना हो जिसका फायदा जो है वो लोग उठाए जो इस सांप्रदायिक हिंसा की राजनीति से अपना विस्तार चाहते, क्योंकि वो उनके लिए जो है एक बड़ी हार होती। इसीलिए देखिएगा कि कई मौके पर उन्होंने जो है बहुत संयम बरता है, इसके बावजूद की भड़काऊ चीजें की गई है, उन्होंने चीजों को नियंत्रण में रखा, और शासन ने भी ये कोशिश की है। इसी का जो है साझा परिणाम है कि शांति रही। आदमी की तबीयत कई बार इसलिए भी खराब हो जाती है। किसी ने मुझे वो भी कहा इन दिनों, पिछले दिनों, कि आप जब विपरीत परिस्थितियों को साधते रहते हैं तो वैसे में आपके साथ जो है आपका मस्तिष्क एक क्षण में आकर के जवाब दे जाएगा। तो 20 साल तक आप जहां शासन कर रहे थे, आपका इंटरेस्ट था शासन में रहने के लिए, जरूरी चीजें थी, और जो आप दूसरी चीजें साधने की भी कोशिश करते रहे। ऊपर से सामने लालू जी नामक एक घटना है, लालू प्रसाद नामक आपके सामने जो बड़ी तस्वीर है सामाजिक न्याय की, तो वो सब भी बड़ा कुंठाएं पैदा कर देता है। संजीव जी, जब भी आप अपने नेचुरल सेल्फ में नहीं रहते या आप वो चीजें करते हैं जो आप नापसंद करते हैं, तो आप शारीरिक रूप से भले स्वस्थ दिखें, लेकिन मानसिक रूप से जो है उसका बहुत गहरा असर होता है, असर पड़ता है। तो ये चीजें तो निश्चित है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी नहीं बोलते, 1 मिनट पहले जो है धन्यवाद तो है ही, बहुत बहुत धन्यवाद भी है, लेकिन जो ये कमेंट है लाल भारती का रहे, दंगा कभी भी अपने आप नहीं होता है, दंगा हमेशा प्रायोजित होते हैं हिंदू मुस्लिम, और बड़ी भूमिकाएं होती हैं। दंगा अचानक से बहुत कम इस तरह का, लेकिन उसकी बड़ी तैयारियां भी होती हैं। मैंने तो कहा ही कि जो बहुसंख्यक जनता है, बहुसंख्यक जनता के पास में हथियार नहीं होते, ना उनके पास मोटिव होता है अपराध करने का। वो यूं ही किसी को नहीं मार सकता, उसमें आपराधिक तत्व कुछ लीड जरूर लेते हैं, लेकिन वो भी तब लेते हैं जब उनको इस बात का आश्वासन होता है कि उनको बचा लिया जाएगा या इससे उनका बड़ा फायदा हो जाएगा। ये चाहे हो ही रहा है ना, जो चीफ जस्टिस के ऊपर हमला करके जो लोग इस तरह से और लगातार वीडियोस वगैरह वो सब, अब दूसरा आप सोचिए, और उन पर कोई बड़ा एक्शन नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है कि चीफ जस्टिस ने जूता फेंकने के लिए माफ कर दिया, लेकिन इस घटना को उकसाने वाले लोग अभी तक को आप बताइए, और वो कहीं किसी पार्टी में आ जाएंगे। जैसे मनीष कश्यप है ना, बीजेपी में गया, जन स्वराज में गया, और वो बिहार का चेहरा है। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि बिहार का चेहरा है। क्या करिएगा, JSJNS और NJSNS, ये पता नहीं क्या है, ये कह रहे हैं कि हम लोग राजद के प्रवक्ता के, आप पूरा यदि वीडियो सुन लिए होंगे तो हमको नीतीश का भी प्रवक्ता कह दीजिए, तो दोनों का कह दीजिएगा तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि हमने दोनों, हम किसी आरोप से नहीं डरते, हम अपने आप को जवाब दें कि आप बिल्कुल। आडवाणी के रथ को, यात्रा को भी लालू जी ने रोका, ये कह रहे हैं, कांग्रेस से उसकी तुलना कर रहे हैं। कांग्रेस वाली समस्या तो है ही। सावानों का मामला राजीव गांधी की बड़ी गलती थी। सावानों और भागलपुर दंगा
दरअसल बीजेपी वाला के राज्यों के जो दंगे हैं और बीजेपी का जो हिंदुत्व वाला आइडियोलॉजी है, जो दंगों का कारण बनता है आरएसएस और ये, उसके कारण हम लोग इन दंगों को लिए माफ कर देते हैं। हम लोग कहते हैं छोटी चीज थी, हम लोग उस पर फोकस नहीं होते हैं। अदरवाइज 89 और 84 दो ऐसी चीजें हैं राजीव गांधी के उसमें जो उनको, इसके बावजूद कि टेक्नोक्रेट थे, भारत में कंप्यूटर क्रांति लाई और तमाम चीजें, लेकिन वो मोदी से ज्यादा खराब चेहरे के तौर पे पेश हो सकते थे इतिहास में। मंडल विरोधी उनके जो ये हैं, इसके बावजूद कि उन्होंने सत्ता में है तो बहुत कुछ करते हैं, उन्होंने ये भी किया, पंचायती राज वगैरह सब किया, लेकिन ये 3 चीजें ऐसी हैं जो पेंट हो जाता। लेकिन उनका सौभाग्य है, या उनके लिए कहिए कि उनका जो विरोधी पक्ष है वो बीजेपी है और आरएसएस था। जी जी सजीव जी, देखिए चाहे कोई भी बड़ा ऐतिहासिक किरदार हो, कोई वो एक हरा नहीं होता है। आप आजादी के आंदोलन में भी देखेंगे बहुत सारे लोग आपको फर्स्ट फेज में बहुत आकर्षक, बहुत प्रगतिवादी लगते हैं, सेकंड फेज में वो आपको आकर्षक नहीं लगते। उनको एक पक्ष से आप देखते हैं, राष्ट्रीय पक्ष से तो लगते हैं कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरे पक्ष से आप जब माइक्रो फोकस करते हैं, खुर्दबीन लेकर के देखते हैं, तो आपको लगता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी उभरती लहर को दबा दिया था। तो आपको जो है, जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको सभी रेफरेंस आपको सामने में रखना पड़ेगा, तभी आप उसका मूल्यांकन करेंगे। बिल्कुल। ऐसे बाहर से बैठ करके बोलना आसान होता है, उन परिस्थितियों का कोई नहीं जानता है, लेकिन फिर भी हमको इस बात की इजाजत है कि हम उसके सभी पक्षों को, चाहे उसका ब्लैक हो चाहे उसका व्हाइट हो, हमारा काम उसको सामने रखना है, बाकी लोगों का काम उस पर निर्णय देना। तो कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे मतलब पॉलिटिकल नैरेटिव जो हम पिछले ये 3 एपिसोड अब तक हम कर चुके हैं। अब लगता है उसके बाद देखते हैं और कोई एपिसोड बचा हो। जो आरोप लगते हैं 90s के बाद के, उन तीनों मसलों पे, पलायन के बारे में हम लोगों ने कल बात की, जिसके 400 सालों का इतिहास पर हम लोगों ने बात की, और वो बाद में कैसे अभी भी चीजें, तो पलायन की कहानी। इसके पहले हम लोगों ने जातीय नरसंहार की बात की, और ये तीसरी बात थी दंगों की। फिर मिलते हैं रात में 9 बजे, बड़ी घटना है। यदि मनोरमा जी इजाजत दे देंगी या मनोरमा जी तैयार हो जाएंगी तो आज हम लोग लखनऊ की बात करेंगे। लखनऊ में मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर एक राजनीतिक आगाज हो गया है। देखना यह है कि कुछ लोग इसको बी टीम कहते हैं कि सी टीम कहते हैं। बहन जी बैठी थी तो बी टीम थी, बहन जी सक्रिय होंगी तो बी टीम होंगी। तो आखिर बहन जी करें तो क्या करें, इस पर रात में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनय सर, आप रात में ही टिप्पणी करिएगा इस पर, ये रख लीजिए। यदि मनोरमा जी सवाल नहीं करेंगे तब भी आप इस पर टिप्पणी करिएगा, बात करते हैं, मिलते हैं।